नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को मतगणना वहां पर है। लेकिन जब से चुनावों की घोषणा हुई है तब से अब तक महाराष्ट्र चुनाव में न जाने कितने मोड़ अब तक आ चुके हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं राजनीतिक पार्टियों के भविष्य के लिए और प्रदेश की जनता का भविष्य तो है ही। तो पेश है महाराष्ट्र चुनावों के सभी मुद्दों पर श्वेत पत्र। महाराष्ट्र के महासंग्राम में प्रचार का अंतिम दौर है। कोई कसर रह न जाए बाकी, इसलिए दिग्गजों का जोर है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी आपकी सरकार। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता। भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। योगी जी को ये कहो कि तुम महाराष्ट्र में आके तुम्हारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, इसके बारे में आप बताइए। ये इतिहास में जाने का छोड़ दो। आरोप, वादों और चुनौतियों का शोर है। देश और राष्ट्र और महाराष्ट्र की प्रगति होने की जो सोच रखते हैं उनमें बंटवारा हो गया तो कट जाएगा। ये 50 खोखे की सरकार है। उद्धव जी भी नहीं बोलते, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान हचकचा जाती है। एक वेळेला उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलम तर तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात। बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो, है हिम्मत उनकी। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। जीतेगी महाविकास आघाड़ी या महायुति? भरोसा शिंदे की शिवसेना पर या उद्धव की? असली पावर अजित के पास या शरद के? मुद्दा विकास का चलेगा या धार्मिक ध्रुवीकरण? ऐसे कई सवाल लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उठ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का ज्वार उठता जा रहा है। सारे अगाड़ी वाले झूठे वादे करते हैं। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं सीएम मीन्स कॉमन मैन। मोदी जी भी जैसे वो देखते ना भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा। प्रचार के अंतिम चरण में हर कोई आखिरी दांव चल रहा है। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, वो सारे एक बार फिर गूंज रहे हैं। गद्दार, विश्वासघात, कटेंगे तो बटेंगे, धर्म मजहब के पासे, विकास के दावे और अंत में धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद। जनता से लेकर नेताओं तक, कार्यकर्ताओं से लेकर प्रत्याशियों तक, ये सवाल सबके जहन में चल रहा है कि किसकी होगी जीत, महाविकास आघाड़ी या महायुति? क्या असर डालेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? जनता आखिर किन मुद्दों पर डालेगी वोट? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से तय होगी हार जीत? 20 नवंबर को 9.7 करोड़ लोग तय करेंगे कि विधानसभा की 288 सीटों पर कौन बैठेगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसके लिए आखिरी दौर की जोर आजमाइश जारी है।
योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया, वो अपनी गूंज महाराष्ट्र चुनावों तक सुना गया। महाराष्ट्र चुनावों में भी हिंदू मुसलमान को लेकर इतनी बातें हुई, कहीं लाउडस्पीकर उतारने से लेकर कुछ वायरल वीडियोस पर चर्चा तक। ये मुद्दा यानी धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का मुद्दा भी इन चुनावों में छाया रहा। जब भी बटे थे तो कटे थे। क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? वो क्या बोले, ये और जिहाद। इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। जीत से कम किसी को मंजूर नहीं, लिहाजा जिसके तरकश में जितने तीर हैं वो सब चला रहे हैं। वोट युद्ध से लेकर वोट जिहाद तक, मजहबी पहचान की लड़ाई से धर्म युद्ध तक, वोटों की गोलबंदी वाला हर हथियार आजमाया जा रहा है। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते। ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक सियासत इस कदर हावी है कि वीडियो वार से विचारधाराओं पर प्रहार है। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। कौम के वास्ते देकर भी वोटों के रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आप वो ताप के साथ थी और आप वो ताप के साथ ही रहेगी। कुछ दिन पहले एक पोस्टर भी जारी हुआ मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से, जिसमें महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने वोट जिहाद जैसे आरोप लगाए थे। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। वोटों का धर्म युद्ध बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है तक आ चुका है। एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। महायुति के अंदर ही इस बात पर बंटवारे की एक लकीर भी खींच रही है। एक नेते आले, एका राज्यातले मुख्यमंत्री होते आणि त्या ठिकाणी घोषणा केली, बटेंगे काय कटेंगे तो बटेंगे ना, बटेंगे तो कटेंगे, हा असली काहीतरी घोषणा केली। मी त्यांना सांगितलं ही घोषणा शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला चालणार नाही। सवाल ये उठता है कि असली नकली गद्दारी, महंगाई, जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण के मुद्दे से होते होते ये चुनाव वोटिंग के नजदीक आकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर क्यों आ गया? क्या धार्मिक एकजुटता या सांप्रदायिक तुष्टीकरण से वाकई वोट मिलते हैं? इधर का माहौल क्या है? शिवसेना जीतेगी इंशाल्लाह, शिवसेना ही जीतेगी 100%, उबाटा 110% इंशाल्लाह वही जीतेगी। अजित दादा आजच्या मत से जीत लेंगे
और आगे मुख्यमंत्री उनको बनाना है, इसलिए हम उनके पीछे हैं। देवेंद्र जी फिर से एक बार महाराष्ट्र के विकास की तमाम समाज। विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कम से कम 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या इससे ज्यादा है। इनमें से 15 क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है और 9 क्षेत्रों में इनकी संख्या 40% से भी ज्यादा है। 5 सीटों पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि एक सीट मालेगांव ऐसी भी है जहां 60 से 70% मतदाता मुस्लिम हैं। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ धार्मिक आधार पर वोट किया, जिसकी वजह से लोकसभा में उनकी 14 सीटें कम हो गई और अब फिर विधानसभा में कई संगठन और एनजीओ मिलकर वैसी ही कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर विरोधी दल हमलावर है और इसे हिंदुत्व के मुद्दे पर सांप्रदायिकता की राजनीति करार दे रहे हैं। इलेक्शन ऐसे है जैसे है, मगर आम लोगों में ऐसा होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल लाइन पर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लेने की साजिश है, क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। प्रत्येक वेळेला उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलम तर तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात आणि आज स्पष्ट मी आरोप करतोय की तुम्हाला महाराष्ट्र मी लुटू देत नव्हतो आणि देणार नाही। चंद घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार को थमने में, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों अपनी पूरी ताकत आजमा लेना चाहते हैं। चुनावों के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाले हैं, लिहाजा एक एक वोट पर सबकी नजर है। पार्टियां जब चुनावों में अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कुछ अलग जनता को दिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव ऐसे चुनाव रहे हैं जहां पर वादा चोरी का भी आरोप दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगाया गया है। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। मदरसा में जो टीचर्स काम करते हैं उनको 6,000 रुपये सैलरी थी, तो वो हमने 16,000 की, 8,000 की वो 18,000 की। मौलाना आजाद कॉरपोरेशन है, आपको पता है, उसका भागमंडल हमने 1,000 करोड़ रुपए किया। राजनीति भी गजब रूप बदल रही है। योजनाओं की चोरी करने के आरोप लगते थे, नीतियों पर कटपेस्ट के आरोप लगते थे, यहाँ तक कि भाषणों और बयानों को चुरा लेने के आरोप भी लगते रहे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में कमाल हो रहा है। चुनावी वादों को चोरी करने का आरोप तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर वादों की चोरी का आरोप लगाकर लाल पीली होती है। हम आपको बताते हैं घोषणा पत्र के कॉपी पेस्ट पर सियासी घमासान छिड़ा क्यों है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 3 लाख किसानों की कर्ज माफी करेगी और ऐसा ही वादा बीजेपी भी करती है। किसानों को मुफ्त बिजली कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी। कांग्रेस का कहना है कि 2.5 लाख खाली सरकारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी और बीजेपी का कहना है कि 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया। वहीं महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की बात कही गई है।
राजनीति में घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजनीतिक दल एक दूसरे पर चोरी के आरोप लगाते हैं। 2019 में तो एक कैंपेन ही चला, चौकीदार चोर है। लेकिन वादे, शब्द और घोषणाओं को चुराने के आरोप बहुत पुराने या एकदम नए नहीं है। लोकसभा चुनावों के समय एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, गारंटी। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई है। जो साथी किसी भी कारण से अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनके लिए आने वाले समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी। महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तब जयपुर की रैली में गारंटी शब्द चुराने का मुद्दा उठाते थे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे हैं। हरियाणा में दांव उल्टा पड़ जाने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। वैसे भी महाविकास आघाड़ी में तय हुआ है कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो। धारावी आपकी आंखों के सामने छीनी जा रही है। बीजेपी के सामने महायुति सरकार बचाने की चुनौती भी है और अपना पुराना रसूख वापस लाने का दबाव। इसीलिए बीजेपी पूरे दम से लड़ती है और इसी के चलते वोटिंग का दिन आते आते वोटों की ये लड़ाई तीखी होती जा रही है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन दोनों तरफ एनसीपी, दोनों तरफ शिवसेना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 निर्णायक होंगे ये तय करने में कि किस धड़े को यहां की जनता ने असली एनसीपी माना है, किस धड़े को असली शिवसेना माना है। कोर्ट के फैसले, चुनाव आयोग के फैसले एक तरफ, लेकिन जनता की अदालत का निर्णय ही फुल एंड फाइनल होगा। ये चुनाव है तो महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच, लेकिन यही चुनाव 2 धड़ों में बटी शिवसेना और एनसीपी के बीच असली और नकली शिवसेना और एनसीपी का फैसला भी कर देगा। सियासत से ज्यादा साख का सवाल बड़ा है इन चुनावों में। 2019 के विधानसभा चुनावों के समय महाराष्ट्र में 4 मुख्य राजनीतिक पार्टियां थीं: बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। 2024 के चुनावों तक ये 6 पार्टियां हो चुकी हैं: शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद चंद्र पवार, बीजेपी और कांग्रेस। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है और उसके साथ है एनसीपी। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। अब जहां जहां एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार के प्रतिद्वंदी टकरा रहे हैं और जहां जहां शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी टकरा रहे हैं, वहां जनता के बीच ये सवाल उठाया जा रहा है: असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, कौन वफादार और कौन गद्दार।
अब अगर असली नकली की बात देखी जाए तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अधिकतर सीटों पर मुकाबला शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच ही है और इसीलिए वहां सवाल प्रतिष्ठा और निष्ठा दोनों का है। मुझको कॉन्फिडेंस है मेरे मतदार जो भाई बहन है उनके ऊपर, क्योंकि पहली बार मैं जब जीता था वो 5000 वोट से जीता था, दूसरी बार मैं 9000 वोट से जीता था, तीसरी बार मैं 39,000 से जीता था और चौथी बार मैं 90,000 से जीता था। तो अभी 1.25 लाख के आगे जाके लीड मुझको मिलेगा, ऐसा एक माहौल मेरे कंस्टिट्यूंसी में है। लोगों को बदलाव चाहिए। यहाँ का जी सरकार है, यहाँ का जो विधायक है 20 साल हो गए, मंत्री जी भी है, वो मंत्री जी गिरते हैं। लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने देखे होंगे महाराष्ट्र में बहुत मंत्री गिर गए हैं। तो जो मंत्री गिरने वाला है वो तय लोगों ने किया है कि लोगों ने मन बनाया है कि लोगों को बदलाव चाहिए। 20 साल में यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ का फार्मर, यहाँ का फिशरमैन है, उनको कोई काम नहीं मिला, वो घाटे में सब है, नए रोजगार नहीं मिले। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है, 2.5 साल हो गया, जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ गई। जेके फाइल्स, भारतीय ईपीआर नया आने का छोड़ दो, जो था वो भी हमको नहीं दिया। शिक्षा नहीं है, आरोग्य का, हेल्थ केयर का कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को बदलाव चाहिए। असली और नकली का सवाल कहां-कहां और कितना बड़ा है, आइए आपको वो बताते हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना 82 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 47 सीटों पर उनके प्रत्याशियों का सीधा मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों से है। इनमें से 16 सीटें मुंबई इलाके की हैं और 18 सीटें कोंकण क्षेत्र की हैं। मराठवाड़ा की 7 सीटों पर भी लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। बाकी विदर्भ, पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की सीटें हैं, यानी सबसे बड़ा मुकाबला मुंबई और कोंकण क्षेत्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना का देखा जा रहा है। हमारे वोट में ताकत तो होती है किसी को चुनने की। अगर ये चुनने की हो कि कौन सी चीज आपके जीवन में, आपके आसपास बदल जानी चाहिए, वो क्या होगा? वो होगा लोगों की सोच, कि लोगों के बारे में। यहाँ पे कैसे वो बोलते हैं कि गांव है, गांव के लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, लेकिन एक्चुअली ताकत होती है गांव के लोगों में ही। वही सबसे ज्यादा एकजुट होके वोट करते हैं। पढ़ाई क्या की है? हाँ, बट बीकॉम चालू है। बीकॉम चालू है? चालू है। तो यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी आपको लगता है? यहाँ पे तो नहीं मिलेगी। इसी सरकार को वोट देंगे? हाँ, रोजगार दे उनको। विधायक काम करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, ये घर में बिजली पानी सब आता है? सब आता है। सब आता है। तो वोट तो देंगे आप लोग? आप देंगे। किस चीज के नाम पे वोट होगा? विकास के लिए करेंगे। विकास होता हो रहा है। विकास के लिए। लाडली बहन योजना? हाँ, अच्छा हमको मिलता है। आपको मिलता है? मिलता है। दर महीने के लिए 1,500 रुपए मिलता है। कैसा है कणकवली में सब कुछ? सबको अच्छे है। सब कुछ अच्छा है। सबको विधायक का काम अच्छा है। सब सरकार का काम सब ठीक है? ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हैं या? नहीं, ठीक चल रहा है सब। सचमुच में ठीक? सचमुच सब ठीक है यहाँ पर? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कोकण जैसा और किधर मिलेगा ही नहीं आपको। कोकण सरकार भी काम करती है कोंकण के लिए कि नहीं? करती है। अब अगर एनसीपी में मची असली और नकली की लड़ाई को समझने की कोशिश की जाए तो एनडीए में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां अजित पवार की एनसीपी के साथ सीधे मुकाबले में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी हैं। यहाँ अजित पवार ने उनका साथ देने वाले सभी 35 विधायकों को फिर टिकट दिया तो शरद पवार ने उनके साथ खड़े रहने वाले सभी 15 विधायकों को टिकट दिया। अब अगर व्यापक तरह से देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में ठाणे कोंकण बेल्ट में लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना की ही दिख रही है। मराठवाड़ा में बड़ी लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना यूबीटी की है। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी अजित पवार एनसीपी की लड़ाई शरद पवार की एनसीपी से है। महाराष्ट्र की जिन सीटों पर मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना का है और एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है, उसमें जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसी को महाराष्ट्र राजनीति का नया सिकंदर समझा जाएगा और उसी के सर पर जनता की तरफ से असली का ताज भी माना जाएगा। कोई भी चुनाव होता है, आमतौर पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं परिवारवाद का, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र चुनाव को देखें तो क्या पार्टियां और क्या क्षेत्र, आपको हर जगह परिवार ही परिवार नजर आएगा। या ठिकाणी मनोगत
ये वृक्ष है महाराष्ट्र की राजनीति का, जिस पर वंशवाद कहिए या परिवारवाद, फल लगे हुए हैं। सियासत में मुद्दों और विचारधारा को लेकर भले लाख झगड़े होते हों, लेकिन वंशवाद के फल सबको चाहिए। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में वंशवाद का मुद्दा खूब सुनाई दिया। बड़ी रैलियों से छोटे छोटे परिवारों तक पर आरोपों के दौर चले, लेकिन विधानसभा में वंशवाद के मुद्दे पर खामोशी, और ये खामोशी बताती है कि वंशवाद सबको प्यारा लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को कड़क वाली सीट से प्रत्याशी बनाया है और दूसरे बेटे नितेश को शिवसेना शिंदे की तरफ से कुडाल सीट से टिकट दिया गया है। क्षेत्र आपके लिए अननोन नहीं है। फादर को भी आपका और फादर आपका इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं अभी आपके इलेक्शंस में, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं इस एरिया का सांसद भी रहा हूँ 2009 से लेके 2014 तक जी मैं इस एरिया का सांसद था। हर सांसद क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है, उसमें से ये एक विधानसभा है हाँ। जिसमें राणे साहब कई सालों से, कई टर्म से इधर आमदार रह चुके हैं। यही जो सीट हमसे गई थी ये वो सीट है 2014 में, तो वो वापस लानी है। उसके लिए हम लोग बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। ये कोई 2-3 साल की तैयारी नहीं है। मैं 2004 से लेके आज लगभग 20 साल हो गए मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो पहचान कोई नई नहीं है, लोग कोई नए नहीं है। आपके भाई भी इस बार पड़ोस के ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जी। दोनों जगहों को लेकर कॉन्फिडेंट है? मतलब गठबंधन तो है पर पार्टी अलग है। देखिए वो जो मेरे बड़े भाई जिस सीट पे लड़ रहे हैं हाँ। वो ट्रेडिशनल हमारी सीट रह चुकी है हाँ। जैसे 2014 तक हाँ। मेरे पिताजी वहाँ चुन के जाते थे, इसलिए वो ट्रेडिशनल से रह चुके हैं। 1990 से हम राणे फैमिली ये पूरे सिंधुदुर्ग में काम करते आए हैं। हम कुछ राजनीति के उद्देश्य लेके काम करते नहीं है, मगर यहाँ के लोग हमारे फैमिली जैसे हैं। हम उनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट के स्कीम का ही पैसे के माध्यम से डेवलपमेंट करते नहीं है, मगर हम उनके लिए खुद के भी प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी उभारते हैं। जैसे हमारे खुद का हॉस्पिटल है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। ये सारी चीज लोगों को अच्छी तरह से मालूम होने की वजह से लोगों को मालूम है कि हमारी फैमिली ये पॉलिटिक्स के बाद उनको सपोर्ट करने वाली फैमिली, इसलिए मुझे विश्वास है मेरे बड़े भाई भी इस बार विधायक बन रहे। इसी तरह बीजेपी ने राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक को टिकट दिया है। परिवार के सदस्य को उतारने के पीछे एक तो स्टार वैल्यू होती है, दूसरे परिवार के सदस्य की विरासत भी काम आती है। बाल ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट सीट से चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बांद्रा ईस्ट सीट पर वरुण सरदेसाई का मुकाबला जिशान सिद्दीकी से होने जा रहा है, जो दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे। ठाकरे खानदान के ही एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे इस बार माहिम सीट से चुनावी रण में उतरे हैं। शिंदे में अगर हिम्मत है, वो अगर मर्द का बेटा है, तो उसके पिताजी का चेहरा लेकर वो चुनाव लड़े और मेरे सामने आए, फिर देखेंगे। और बाला साहब का चेहरा वहां से हटा दे। हाँ। आप कह रहे हैं बाला साहब का चेहरा हटा दीजिए। मोदी जी को भी कहता हूं कि आप जो बाला साहब के नाम पे दे बाबा कर रहे हैं ना, वो भी बंद करें, आपके नाम पर चुनाव लड़के। एनसीपी की स्थिति भी वही है। दोनों धड़ों में राजनीतिक परिवारों की संतानें चुनावी मैदान में हैं, चाहे शरद पवार हो या अजित पवार। दोनों चाचा भतीजा को अपने अपने दल में नेता पुत्रों को टिकट देने से परहेज नहीं है। शरद पवार ने तो अपने पोते युगेंद्र पवार को भतीजे अजित पवार के खिलाफ बारामती सीट पर उतारा है। युगेंद्र पवार असल में अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और अब चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी ने इस बार अपने नेता अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को काटोल विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल येवला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नंदगांव से चुनाव में उतरे हैं। अजित पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर सीट पर चांस दिया है।
फैमिलीज के लिए मीडिया के सामने आना या बताना या इसको थोड़ा सनसनीखेज बनाने के लिए ये लोग परिवारों की लड़ाई दिखाना चाहते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है जो राहुल गांधी ने लड़ना शुरू किया है बीजेपी के साथ, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता, और जो आज भी केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आज अभी ये केस जनता की अदालत में जा रहा है और 20 तारीख को जनता अपना मतदान करेंगी, तो उसमें अपना फैसला तुरंत 23 तारीख को आ ही जाएगा। यही हाल कांग्रेस में भी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दोनों बेटों को टिकट दिया गया है। अमित देशमुख और धीरज देशमुख लातूर शहर और लातूर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र एक विशाल राज्य है, मुद्दे यहाँ के विस्तृत हैं, लेकिन एक मुद्दा जो लंबे समय से यहाँ की राजनीति पर हावी रहा है वो है मराठा आरक्षण का मुद्दा। इन चुनावों में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से लेकर टिकट बंटवारे तक ये चर्चा आम थी कि इस बार मराठा आरक्षण इन चुनावों का प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। लेकिन अब जबकि चंद दिन शेष हैं वोटिंग के, तब मुद्दे कुछ और ही हैं। हम पटे थे और पटे थे इसीलिए पटे थे। हम पटे थे इसीलिए पटे थे। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। हम सेफ है महाराष्ट्र में। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। एक है तो सेफ है, तो इनका स्लोगन चलेगा क्या उनका चलेगा? ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। ये नारे सिर्फ नारे नहीं बल्कि मराठा और ओबीसी वोटों के समीकरण को साधते हुए एक मंच पर लाने की कवायदे हो सकती हैं। लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन की चिंगारी इससे बुझी नहीं है, बल्कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए ये बड़ी चुनौती है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन ने महायुति सरकार को खूब परेशान किया था। लोकसभा चुनावों में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का कई जगह खेल भी इसी आरक्षण की मांग के चलते बिगड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर अब विधानसभा चुनावों में इस पर सन्नाटा जैसा क्यों पसरा है? न कांग्रेस, न एनसीपी, न शिवसेना, कोई इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहा? मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने ये घोषणा भी की थी कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने पैर वापस खींच लिए। आखिर क्यों? ये उनकी कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन सियासी दलों के बीच ये मुद्दा क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण कहीं ओबीसी वोटर्स के नाराज होने का डर तो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी सिर्फ 28% है और ओबीसी समाज की संख्या 52%। ओबीसी समाज अपने कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता और इसी के चलते दोनों समाज एक दूसरे के विरोधी भी हो गए हैं। कई गांवों में दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। दोनों की संख्या बता रही है कि चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों के लिए ओबीसी वोटर्स को नाराज करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि दोनों गठबंधन कदम संभाल कर उठा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधनों का स्वरूप ऐसा है कि कई गांठें इनके भीतर हैं। एक गांठ विचारधारा को लेकर, दूसरी गांठ ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
एकजुटता की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन मतभेद और मनभेद दोनों और नजर आ रहे हैं। अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ तो हैं, लेकिन कई सवालों के साथ। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। महाविकास अघाड़ी में बीजेपी के विस्तार से लड़ने के लिए जिस एकता की जरूरत है वो आसान नहीं है। सीटों का बंटवारा तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन अगर परिणाम के बाद सीटों को लेकर पेच फंसा तो संग्राम तय है। मला मोदी आणि शाह घरी नाही बसू शकत। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। समुंदर की गहराइयों में कौन से राज दफन हैं, ये तो एक दिन में पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के दिल में कौन सी पार्टी छिपी है, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा, जब दोनों में से किसी एक गठबंधन की विजय होगी। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार, सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।